हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सैंपल 5। फिर से हमारा सेक्शन ए, और सेक्शन ए इट मींस हमारे फिर से 16 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद करे हुए। सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन। स्वाति वॉज growing a bacterial colony in a culture flask under ideal laboratory condition। आइडियल कंडीशन जहां आए, समझ जाओ किसकी बात हो रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। ठीक है। कंडीशंस वर वेयर द रिसोर्सेज आर रेप्लेनिश्ड, जहां पर रिसोर्सेज रेप्लेनिश हो रहे हैं, समझ जाइए अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी इक्वेशन यहां पर काम करेगी, dn अपॉन dt के n, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। dn अपॉन dt इक्वल्स टू rn, ये किसकी हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ का है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो क्या बचा हमारा आंसर, dn अपॉन dt इक्वल्स टू rn, जो किसकी शॉर्ट फॉर्म है, dn अपॉन dt इक्वल्स टू b माइनस d, b बर्थ रेट, d डेथ, और दोनों को एक कॉमन एक वर्ड दे दिया गया आर, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ओके, एन इज द प्रीवियस डेंसिटी। तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन इज द मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो इन द टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वेटिक इकोसिस्टम। कह रहा है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो तो मेजर एनर्जी उसको कहां से मिल रही है, और एक्वेटिक हो तो कहां से। हमेशा ध्यान रखो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर टेरेस्ट्रियल आपकी फूड चेन है तो एनर्जी कहां से मिलेगी, डेट्रिटस से। हमेशा ध्यान रखिए कहां से मिलेगी, डेट्रिटस। अब डेट्रिटस के दो ऑप्शन है हमारे, एक तो ये है और एक ये है, लेकिन हमसे साथ साथ में वो क्या पूछ रहा है, एक्वेटिक। तो एक्वेटिक के लिए एनर्जी कहां से मिलती है, ग्रेजिंग फूड चेन से। तो आंसर सी इज करेक्ट। हमारा जो आंसर सी है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। इंटरफेरॉन्स, जो हमारे इंटरफेरॉन्स हैं वो मोस्ट इफेक्टिव हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं उनके अंदर। ठीक है, उस डिसीज को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इंटरफेरॉन्स हमेशा कहां बनता है बेटा, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में। ठीक है, जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स है, सपोज ये कोई सेल है जो वायरस से इन्फेक्टेड है, तो वो क्या बनाएगी, कौन सा प्रोटीन बनाएगी, इंटरफेरॉन, जो क्या कर रहा है, आपको उस डिसीज से नहीं बचा रहा, लेकिन इसकी आसपास की जो सेल्स हैं जो नॉर्मल हैं, जिनमें इन्फेक्शन अभी नहीं फैला है, उनमें इन्फेक्शन को ट्रांसफर नहीं होने देगा। तो भाई इसमें वायरल डिसीज कौन सी है हमारी, कौन सी है वायरल डिसीज, HIV एड्स। तो हमारा आंसर क्या सही होगा, एड्स। ठीक है, आई होप आप जो है टॉपिक्स अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बेटा हमेशा ध्यान रखिए, एमसीक्यूज करने के लिए आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी आप एमसीक्यूज अच्छे से कर सकते हैं, अदरवाइज दिक्कत आएगी आपको। इसीलिए मैं हर एमसीक्यू को कॉन्सेप्ट बेस पर आपका क्लियर कर रही हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सैंपल इन द टेबल गिवन बिलो विच हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें हाई कंसंट्रेशन होगी। आप एक लाइन यहां रट लीजिए, द वाटर मोर पॉल्यूटेड मोर BOD, लेस पॉल्यूटेड लेस BOD। देख लो कहां है भैया ऑप्शन, लेवल ऑफ पॉल्यूशन भी हाई है तो भाई जेन्युइन सी बात है BOD भी हाई होगी, तो हमें ऑप्शन तुरंत की तुरंत मिल गया, हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन एंड हाई लेवल ऑफ BOD ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारा, सी एनीमोन गेट्स अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द हर्मिट क्रैब। ठीक है, सीधा ध्यान रखो, कहीं भी ये आ रहा है आपका ऑप्शन सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब वाला, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, कमेंसिलिज्म। ठीक है, सी एनीमोन जो है उसको बचा रहा है बेचारे हर्मिट क्रैब को कि भाई तेरे पास कोई आ नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास क्या है, टेंटाकल्स, टेंटाकल्स देख के सब डर जाएंगे। तो एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पर एक को प्लस, प्लस का मतलब क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, जबकि दूसरा जीरो, ना कोई बेनिफिट हो रहा है उसको, ना कोई हार्म हो रहा। द रिलेशनशिप इन विच द वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड और नॉर हार्म्ड, दिस रिलेशनशिप इज नोन एज कमेंसिलिज्म। सो कम टू द नेक्स्ट फेज। अब हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट फेज की, ध्यान से देखिए आप लोग, अगला सेगमेंट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल क्या है, इन situ का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म को हम उसके हैबिटाट के अंदर ही रखकर कंजर्वेशन दे रहे हैं, और ex-situ क्या है कि भाई उसका हैबिटाट ही उसके लिए खतरा बन गया है, तो हम उसको उसके हैबिटाट से बाहर निकाल रहे हैं कि भाई तुझे दूसरी जगह हम ले जा रहे हैं, वहां तुझे वैसा ही खाना पीना रहना देंगे जो उसको तेरे को नॉर्मल हैबिटाट में मिलता है, तो उसको उसके हैबिटाट से बाहर निकाला ना, बाहर, एग्जिट,
तो क्या हो गया ex-situ कंजर्वेशन, और हमारा आंसर होगा बेटा सीड बैंक, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्योर्ड ग्रुप्स, नेशनल पार्क, ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल है हमारे इन सीटू कंजर्वेशन के। आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज अ डेवलपमेंट ऑफ आ। मैं यहीं पर एक कॉन्सेप्ट बच्चों का और क्लियर करूंगी थोड़ा सा, क्योंकि मेरे किसी प्यारे बच्चे ने पूछा था कि मैम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बता दीजिए। तो बेटा ये वीडियो जरा ध्यान से देखना तुम, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यूज के साथ साथ आपका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहा है, व्हाट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड व्हाट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो थोड़ा सा आपको बेटा फोकस करना है यहाँ पर। देखिए हमें क्या ध्यान देना है कि भाई अगर हमारा जो एंसेस्टर है वो क्या है, एक ही है, लेकिन हमें अलग अलग काम करने हैं, इसीलिए हम अलग अलग हैबिटाट में जाकर रहने लगे। इट मीन्स वी हैव कॉमन एंसेस्ट्री, हमारी एंसेस्ट्री क्या है, कॉमन है, लेकिन हमारे फंक्शन क्या है, अलग अलग हैं। देन दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे इस इवोल्यूशन को, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्ज हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में फैल रहा है, जो सन की रेस की तरह अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग फंक्शन करने, लेकिन एक ही जगह से ऑरिजिनेट हुए हैं। एक ही जगह से ऑरिजिनेट का होने का मतलब क्या है, एंसेस्टर क्या है सबके सेम। इसका एग्जाम्पल बेटा बड़े अच्छे तरीके से याद करके रहना, लिम्स ऑफ फ्रॉग, लिम्स ऑफ ह्यूमन, लिम्स ऑफ लिजार्ड, ये सब किसके एग्जाम्पल, 4 लिम्स किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और ये जो ऑर्गन जिनकी मैं बात कर रही हूं, ये कौन से ऑर्गन्स हैं बेटा, हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स। क्यों है समझिए, 4 लिम्स की बात करी मैंने कि भाई 4 लिम्स है, सबका कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब जिनकी बेसिक डिजाइन क्या है, सेम है। क्या बेसिक डिजाइन सेम है कि भाई ह्यूमरस है, हमारी रेडियस अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है, फेलेंजीज है, सब में एक ही अरेंजमेंट है बोन्स का, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजीज, लेकिन काम सब अलग अलग कर रहे हैं। फ्रॉग अपने 4 लिम्स का यूज कर रहा है प्रॉप अप करने में, लिजार्ड कर रही है क्रॉलिंग करने में, जबकि हम कर रहे हैं ग्रास्पिंग, किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए। मतलब हमारी कॉमन एंसेस्ट्री सेम है, क्योंकि हमारी बॉडी की बेसिक डिजाइन क्या आ रही है, सेम, लेकिन हम अलग अलग काम कर रहे हैं, इसलिए कौन सा इवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट। और कौन शो करता है इसको, होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का लेते हैं कि भाई हमारे एंसेस्टर तो क्या है, अलग अलग है, एंसेस्टर क्या है हमारे अलग अलग, लेकिन एक ही काम को करने के लिए हम एक ही हैबिटाट में मिलते हैं, एक ही जगह मिलते हैं। तो भाई यहां पर क्या हो गया, डिफरेंट एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री क्या हो गई आपकी, डिफरेंट, लेकिन फंक्शन क्या हो गए आपके, कॉमन। ध्यान रखना बेटा, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, जस्ट अपोजिट। यहां पर हमारा एंसेस्टर सेम था, फंक्शन अलग थे, यहां हमारे एंसेस्टर अलग अलग है, लेकिन हमारा फंक्शन क्या है, सेम है। तो इस तरह के इवोल्यूशन को हम क्या नाम देंगे बेटा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और ये जो इवोल्यूशन है वो कौन रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे एनालॉगस ऑर्गन्स। कौन रिप्रेजेंट करते हैं, एनालॉगस ऑर्गन। एग्जांपल सुनिए, विंग्स इन इंसेक्ट एंड विंग्स इन बर्ड्स। ठीक है, इंसेक्ट के विंग्स और बर्ड्स के विंग्स, काम एक ही है, फंक्शन क्या है, सेम, फ्लाइंग। ठीक है, लेकिन दोनों का जो बेसिक प्लान है वो डिफरेंट है। इंसेक्ट के जो विंग्स हैं वो केवल फोल्ड्स के, स्किन फोल्ड्स के बने हुए हैं, जबकि बर्ड के जो विंग्स हैं प्रॉपर फेदर्स हैं, बोन्स हैं। ठीक है, तो दोनों का बेसिक प्लान क्या हो गया, डिफरेंट। क्यों, क्योंकि दोनों की एंसेस्ट्री क्या है, डिफरेंट है, लेकिन वो फंक्शन एक ही कर रहे हैं, फ्लाइंग का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट evolution and they come in the category of analogous organs. I hope बेटा जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था उसको वो समझ में आया होगा कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे के एमसीक्यूज भी इसी तरह के बेटा लॉजिकल है, जहां पर आपको लॉजिक लगाना है अपना कि भाई कौन से कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन आ रहा है। चलिए, हाँ, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का था इवोल्यूशनली कन्वर्जेंस। अभी मैंने समझाया है, फंक्शन क्या होंगे हमारे, सेम होंगे। देखो पहला ही ऑप्शन रखा हुआ है,
कॉमन सेट ऑफ फंक्शन इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री। अभी बताया था एंसेस्टर डिफरेंट है लेकिन काम एक ही है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे इसे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक, और बात करते हैं हम आगे वाले टॉपिक पर। एपिस मेलिफेरा आर किलर बीज पजेसिंग टॉक्सिक बी वेनम। ठीक है, जो एपिस मेलिफेरा होता है उसमें टॉक्सिक बी वेनम होता है। ठीक, अब ट्रीटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना, हमेशा ध्यान रखो, इंसेक्ट बाइट हो या फिर आपका स्नेक बाइट हो, वहां पर हमेशा बॉडी में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, पहले से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज डाली जाती हैं, जो हमें कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रही है। पैसिव, पैसिव तो वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, बाहर से दी जा रही है एंटीबॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी खुद तो नहीं बना रही है। तो पैसिव कौन सा होगा हमारा इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, और पहले से प्रेजेंट हो रही है, इसलिए क्या कह रहे हैं हम, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। ठीक है, पहले से बनने वाली एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में डाली जा रही हैं, वो क्या हो गई हमारी, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, और इम्यूनिटी हो गई हमारी पैसिव। एक इनफर्टाइल कपल है जिसको इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए बोला डॉक्टर ने, और अगर ये 4 ऑप्शन है तो वो कौन सा फर्टिलाइजेशन यहां यूज करेगा, तो भाई जेन्युइन सी बात है, कौन सा फर्टिलाइजेशन यहां यूज करेगा, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, जिफ्ट। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड रेजिड्यू विल कंस्टिट्यूट द स्टोन कोर। स्टोन कोर में कौन सी मेन अमीनो एसिड, शॉर्ट फॉर्म बता रही हूं बेटा, हमेशा याद रहेगी, याद रखना, ऑप्शन ला, ला, क्या ला, एल फॉर लाइसिन और ए फॉर आर्जिनिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे स्टोन कोर में प्रेजेंट होते हैं। चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा फोकस करना है इस पर। बायोटेक्नोलॉजी में बच्चे बड़े परेशान होते हैं, ठीक है, कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है। और अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि मैम ये टॉपिक नहीं आता है, तो आई विल मेक वीडियो। ठीक है, अभी बच्चे ने पूछा था कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, आज मैंने एक्सप्लेन किया। अगर इस तरह की आपको भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बोल सकते हैं। ठीक, ये गिवन फिगर प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, कह रहा है फॉरेन डीएनए वाज लाइगेटेड एट बाम एच फर्स्ट। बेटा इसके लिए आपको एक काम करना है, आपका पीबीआर 322 प्लाज्मिड है, उसकी स्ट्रक्चर को बिल्कुल फिंगर टिप्स पे लर्न कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा ये बाम एच फर्स्ट कहाँ है। ठीक है, मैं बता देती हूँ पहले, बाम एच फर्स्ट जो उसकी पोजीशन है वहां पर इसके पास टी रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है। तो कह रहा है कि आप बैक्टीरियल कॉलोनीज में कैसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो जब टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में उसको रखा जाएगा तो भैया रेजिस्टेंस आपने खत्म कर दिया, तो वो ग्रोथ तो करेगा नहीं टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, नो ग्रोथ, नो ग्रोथ, लेकिन आपने एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस को हाथ नहीं लगाया तो एम्पिसिलिन में वो ग्रोथ करेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, टेट्रासाइक्लिन में नो ग्रोथ, एम्पिसिलिन में होगी उसकी ग्रोथ। ये जो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट होती हैं, ये एक्चुअल में सिलेक्टेबल मार्कर्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करते हैं। चलिए फिर हम आगे लेते हैं क्वेश्चन अपना, बड़ा टिपिकल है ये, बच्चों के लिए समझना थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, हर टॉपिक क्लियर होता है। देखिए मैंने बार बार बोला है अपनी हर वीडियो में ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये मैचड वाले। ठीक है, अब देखिए कॉन्डोम क्या कर रहा है, कॉन्डोम भाई प्रिवेंट्स स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स, जो स्पर्म है उसको सर्विक्स से जाने से रोक रहा है, बिल्कुल सही बात। वैसेक्टोमी किसमें होती है, मेल में, तो भाई जब सीमेन ही नहीं जा रहा तो स्पर्म्स भी नहीं होंगे उसमें। पिल्स क्या कर रही हैं, ओव्यूलेशन को रोक रही हैं। ट्यूबेक्टोमी किसमें होती है, फीमेल में, ओवम नॉट एबल टू रीच फैलोपियन ट्यूब्यूल। ऑप्शन ढूंढना, मैंने सारे बता दिए आपको आगे। अब आते हैं भाई हम अपने सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पर, पता ही नहीं चलता कि ए लगाएं, बी लगाएं, सी लगाएं, क्या लगाएं। ठीक है, तो चलिए पता लगाते हैं क्या ऑप्शन हमें यहाँ पर चूज करना है। When white-eyed, yellow-bodied Drosophila female were hybridized with red-eye, brown-bodied males। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसको शो कर रहा है, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन ने कराया था क्रॉस, ये क्रॉस कराया तो रेशो क्या मिला, 9:3:3:1, बिल्कुल सही बात है।
जब ये दो जीन्स डायब्रिड में सेम क्रोमोसोम पर होती हैं तो जो प्रपोर्शन होता है पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का हायर होता है नॉन पेरेंटल टाइप से। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, कम, तो आगे जाने के चांसेस पेरेंटल कॉम्बिनेशन के क्या हो जाते हैं, ज्यादा। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। बिल्कुल सही, इसीलिए हम इसको हाइब्रिड विगर में भी यूज करते हैं। जब हम हाइब्रिड बनाते हैं तो हमें ये देखते हैं कि हम एपोमिक्टिक सीड बनाएं ताकि जो कैरेक्टर हमें हाइब्रिड में मिल रहे हैं वो जनरेशन में चलते चले जाएं। असर्शन सी, एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। भैया बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है वो, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ए। ठीक है, अगर ऐसे आने लगे क्वेश्चन तो कितना मजा आ जाएगा, 4 आंसर ए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बोर्ड सब तरह से आपको एनालाइज करना चाह रहा है तो सारे ऑप्शन ए वाले ही नहीं दे देगा, बी सी डी सब आएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर। ये पिरामिड है, इससे क्वेश्चन आपने देखा होगा बेटा, मैंने जब ये कई सैंपल पेपर कराए तो कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने मिले रेज पिरामिड वाले। अब क्या कह रहा है ये सुनते हैं, इसको देखते हैं कि इट इज अ स्टेबल पॉपुलेशन। सही बात है, स्टेबल पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रहा है। द प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर ऑलमोस्ट इन इक्वल नंबर एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर रिलेटिवली फ्यूअर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो स्टेबल होता है हमारा एज पिरामिड, उसमें प्री और रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम, जबकि जो पोस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर में कम। देखिए यही शो कर रहा है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव, लेकिन जो पोस्ट है वो क्या है, कम। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। आज तो भाई लॉटरी खुल गई, सारे ऑप्शन ए आते चले जा रहे हैं हमारे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सॉरी मैंने सी बोल दिया भूल से। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक, फंक्शनल एडीएस सीडीएनए जीन्स मस्ट बी इंसर्टेड इनटू द लिम्फोसाइट्स एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। बिल्कुल सही है, हम जो जीन थेरेपी कराते हैं वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कराते हैं। सही, ठीक बात है। सेल्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज आर मोर्टल एंड डिफरेंशिएटेड, इजी टू मैनिपुलेट। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है कि सेल्स में डब्ल्यूबीसीज में जब आप लिम्फोसाइट्स में करा रहे हो तो वो तो एडल्ट होने के बाद भी भाई डब्ल्यूबीसीज क्या है, मोर्टल है, मरेंगी तो सही। तो असर्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट, रीजन हो गया रॉन्ग। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज रॉन्ग। तो आज हमने अपना 5th सैंपल कंप्लीट कर लिया है। ध्यान से वीडियो को पॉज करके जूम करके, कोई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि मैम समझ में नहीं आया। कुछ बच्चे ब्लर की भी प्रॉब्लम कह रहे थे कि मैम ब्लर हो जाती है, तो वो भी 1-2 दिनों बाद वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। हम उसको कोशिश कर रहे हैं सॉर्ट आउट करने की। और एक मैं स्पेशल आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि जितना प्यार आपने अपने बायोलॉजी के सेगमेंट को दिया, आप उससे ज्यादा लव आप फिजिक्स को भी दे रहे हो। और ये जो सीरीज है, ठीक है, ये बढ़ती चली जाएगी। इस वीडियो के बाद आपको फिजिक्स की वीडियो भी मिलेगी और वो भी कंटिन्यूटी में ही मिलेंगी। जैसे आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं एक एक करके, बायो के कॉन्सेप्ट हो रहे हैं। अब आप सोचिए, जब तक आप लास्ट तक पहुंचेंगे अपने एग्जाम से पहले, अगर आपने इस तरह की 5 क्लासेस भी कर ली या 10 क्लासेस भी कर ली, तो सोचिए बायो में आपके 160 एमसीक्यूज, इट मीन सेक्शन ए के 160 क्वेश्चन, फिजिक्स में भी आपके लगभग 800 क्वेश्चन। इस तरह से पता नहीं कितने क्वेश्चन आप कर लेंगे। और विश्वास मानिए कहीं ना कहीं से आपके इस तरीके से सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन फिजिक्स और बायो के करेक्ट होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन ping me on comment box and ask your question.